मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए CDP बाल विकास का एवं शिक्षा शास्त्र का एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं और यह बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर होगा आपके आने के लिए एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का प्रश्न आपका है। पहला प्रश्न लेते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्योंकि टेट का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके जो प्रश्न आते हैं उसमें डायरेक्टली आपके वैज्ञानिकों से पूछे जाते हैं। जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, कौन सा उन्होंने क्या दिया है, इससे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। निम्नांकित में से किसका है? आपको बताना है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, इसको किसने कहा है? पियाजे ने, वुडवर्थ ने कहा है, वैलेंटाइन डे ने कहा है और रास ने कहा है। तो कौन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसको इन्होंने कहा है संवेगात्मक अवस्था? तो आपके हो जाएंगे वुडवर्थ। वुडवर्थ ही कहते हैं संवेगात्मक में व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है। जब संवेगावस्था में आ जाता है तो वह असामान्य व्यवहार करते लगता है। इसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति की उत्तेजित दशा है ये, इसको माना जाता है। तो आपका ये हो जाएगा। डिफिनेशन को लर्न रखिएगा। संवेग हो जाएगा, वुडवर्थ के साथ जाएगी परिभाषा आपकी। शैक्षणिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। मूल्यांकन का क्या अर्थ होगा? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा में अभिलेखों का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है, आप जानते हैं इसमें, क्योंकि इसका जो होता है डी हो जाएगा, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना है। शैक्षिक विकास में किस चीज का मूल्यांकन हो रहा है बच्चे का, तो आपको छात्रों में उसके ज्ञान की क्षमता का क्या मूल्यांकन होगा या किस तरह से उसमें वृद्धि हो रही है, तो ज्ञान की क्षमता का हम मूल्यांकन करेंगे शैक्षिक विकास में। पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी डैश 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 के प्रति कठोर होंगे। समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, संप्रत्यय के प्रति, वास्तविकता के प्रति। तो आपको बताना है किसके प्रति होंगे। जो किशोर या किशोरी होंगे पूर्वग्राही होते हैं, क्योंकि उनकी जो समस्याएं हो जाती हैं किशोर और किशोरी होंगी उसके प्रति वो कठोर होंगे। उनकी जो समस्याएं हो जाएंगी उसके प्रति कठोर हो जाते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न के साथ हमारे हैं। प्रश्न नंबर 4 है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों डैश 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 संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। हिलगार्ड द्वारा, स्टार्क द्वारा, हर्लॉक द्वारा, पियाजे द्वारा। तो आप जानते हैं इसमें जो दी गई है इसकी अवस्थाएं जो है जीन पियाजे के द्वारा दी गई हैं, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के जो चरण होते हैं उसमें आपका पेशीय है, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई हैं? जीन पियाजे के द्वारा दी गई हैं। तो आपको इसमें, और ये किसका काम कर रहे थे? तो ये जो होते हैं जीन पियाजे और अल्फ्रेड बिने, ये दोनों मिल करके बुद्धि परीक्षणों पर काम कर रहे थे। संज्ञात्मक विकास के विषय में सोचा और इसकी व्याख्या और इसकी 4 अवस्थाओं में बांट करके की थी। अगले प्रश्न के साथ हम बहुत दमदार प्रश्न है आपके ये यूपी टेट के, बहुत ही दमदार और चुनिंदा प्रश्न है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? आपको बताना है जो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होता है कौन से गुण उसके हैं जो नहीं मेल खाते हैं। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुविनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो आप जानते हैं पांचवा आपका होगा, पांचवे का सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत विनीत, स्वयं में सीमित हो जाएगा। पांचवा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मानसिक स्वास्थ्य जो होती है समाज सेवी व्यवहार है जो व्यक्ति को जिंदगी के सभी क्षेत्रों में सामवेगिक होगा, सामाजिक होगा या शैक्षिक होगा, इसमें सफलता समायोजन करने में मदद करता है। बहुत विनीत या स्वयं में जो सीमित हो जाएगा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं हो जाता है। तो आप सी ऑप्शन के साथ जाएंगे और राइट करेंगे सी ऑप्शन को, क्योंकि आपका बहुत कम समय में वीडियो भी आपको देना है और अच्छा एक्सप्लेन भी होना चाहिए, इसलिए बहुत कम समय में आपको यह वीडियो मेरा उपलब्ध करवाया जाता है। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से
किससे प्रभावित नहीं होती है? आपको बताना है। आनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होगी, वातावरण से प्रभावित नहीं होगी, प्रशिक्षण शिक्षण से नहीं होगी, और राष्ट्रीयता से नहीं होगी। तो आपको ध्यान देना है कि नहीं होती है। नहीं रहने के बाद आपको प्रश्न इतनी सतर्कता से पढ़ना है कि कहीं यस वाले पे ऑप्शन पे टिक ना हो जाए या हम सही का निशान ना लगा दें। तो आपकी राष्ट्रीयता होती है वह प्रभावित नहीं होती है अधिगम क्षमता से, क्योंकि वहाँ इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो वातावरण, आनुवांशिक और शिक्षण, ये सब जो होते हैं, ये सब इसके प्रमुख लक्षण होते हैं और अधिगम को प्रभावित करते हैं, सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है आपका। शिक्षण प्रशिक्षण भी करता है, वातावरण का भी प्रभाव होता है और आनुवांशिक का भी होता है, लेकिन राष्ट्रीयता का अधिगम में सीखने में कोई प्रभाव नहीं होता है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और यदि आपको फ्री में पढ़ना है, अच्छे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिगम, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी। तो आपको साइंटिस्ट, क्योंकि इसमें बहुत सावधानी से एकदम आसानी सीधा सीधा प्रश्न पुटअप होता है यूपी टेट में, तो आपका ये आपका हो जाएगा गुथरी के अनुसार। बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया गया है, ऐसा गुथरी जी ने कहा है, क्योंकि इसमें जो होता है सबने इसको माना है। आपका थॉर्नडाइक हो गए या पावलोव जी हो गए, स्किनर जी हो गए, अनेक ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने माध्यम अपने प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया है कि पुरस्कार बाल अधिगम विकास में काफी महत्व रखता है, लेकिन गुथरी जी ने इसको नहीं माना है, पुरस्कार इसमें मायने नहीं रखता है। तो अगला प्रश्न आपका आ जाएगा, तो इसको सही का टिक आप करिएगा। निम्नलिखित में से किसमें से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? आपको बताना है। अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार। तो आप जाहिर सी बात जान रहे हैं, एकदम आसान सा प्रश्न होगा आपका। सी के साथ चलेंगे, क्योंकि एक छोटा बच्चा होगा, जो शिशु का बच्चा होगा, 0 से 3 ईयर या 2 ईयर का जो बच्चा होगा, वो स्कूल के बस्ते के बारे में कुछ नहीं जानेगा, उससे अधिगम में कोई सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि यह आपका हो जाएगा अधिगम, आपका हो जाएगा इसमें अधिगम सीखना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास, अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत जो परिवर्तन होते हैं या अस्थायी परिवर्तन होते हैं, अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार के माध्यम से शिशु को अधिगम में सहायता मिलती है। तो आपका हो जाएगा ये अनुकरण, अभिप्रेरणा और पुरस्कार हो गया, इससे शिशु में सहायता मिलती है, वह सीखने में उत्तेजित होता है, लेकिन स्कूल के बस्ते का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका सी राइट आंसर होगा। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, अब बताना है क्या होती है। जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में होती है। तो कब होती है आपको बताना है। यह अवस्था जो आपकी बाल्यावस्था जिसको कहा जाता है, आपका 3 से 6 वर्ष तक होती है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है, जिसको आप बाल्यावस्था बोलते हैं, बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं, 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था को। इस अवस्था में बालक अपने सुखों की प्राप्ति हेतु तत्पर रहता है, और इसमें अवस्था स्वकेंद्रित अवस्था कहते हैं इस अवस्था को, तो आपको नहीं भूलना है। ये अगली बार प्रश्न आपका आ जाता है कि किस अवस्था को कहा जाता है, तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, और अपने सुखों की प्राप्ति के लिए बालक उसमें तत्पर रहता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, दमदार प्रश्न है आपके सेट के। माँ बाप के साय से बाहर निकल आने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। आपका एक प्रश्न अवश्य आता है, यदि आप कोई भी सेट या प्रैक्टिस सेट उठा करके देखेंगे तो किशोरावस्था से आपका एक प्रश्न अवश्य मिलेगा, चाहे उसकी सीमाओं को लेकर के मिलेगा, चाहे उस किसी काल को लेकर के मिलेगा, ऐसे प्रश्न आपका एक पुटअप हो जाता है। किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो आप जानते हैं ये जो आपकी अवस्थाएं स्टार्ट हो रही हैं, पूर्व किशोरावस्था आपका होता है, क्योंकि माँ बाप के जो साय होते हैं वहां से बच्चा निकल करके अवस्था से, ये लगभग 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था माना जाता है, पूर्व किशोरावस्था होती है जो, उस वहां से बालक माता पिता से हटकर सांवेगिक स्वतंत्रता कायम करना चाहता है, और वह जो होता है इस अवस्था में अपने साथी बालकों की संगत तुलना में अधिक पसंद करने लगता है, और
उनके साथ रहना पसंद करता है। तो आपका हो जाएगा पूर्व। अगला आपका हो जाएगा किशोरावस्था। 11वां प्रश्न आपका है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास से, अभ्यास कार्य से, परिमाण की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। आपका हो जाएगा इसमें डी, तत्परता से संबंधित है, क्योंकि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, तत्परता से संबंधित है। थार्नडाइक के नियम है, सीखने के 3 नियम दिए हैं थार्नडाइक नियम, चर्चा की है इन्होंने। तत्परता का नियम प्राथमिक माना है, यह बताता है कि व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है और उस कार्य को करने में उसे अन्य कार्यों की तुलना में अधिक संतोष मिलता है। क्योंकि जो प्राथमिक मूल होता है या सीखने का जो प्रयास करता है, बच्चे की जब इच्छा होती है जिस चीज को सीखने की, तो उसको वह बहुत तेजी के साथ ग्रहण करता है, जल्दी से सीख जाता है। और जिसमें रुचि नहीं होती है उसको उतना जल्दी नहीं सीख पाता और उसको समय लगता है। तो उसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, 3 नियम इसके हैं। पहला वाला आपका तत्परता का नियम। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो ये आपका हो जाएगा 12th आपका ये प्रश्न नंबर है। किशोरावस्था जो आपका होगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था से, क्योंकि वह समय है जिसमें बालक बाल्यावस्था के परिपक्वता की ओर संक्रमण करता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह क्या करता है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने हेतु प्रयत्न करता रहता है। तो आपका हो जाएगा किशोरावस्था से हो जाएगा, इसको टिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे हम। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं आपको बताना है। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो आपको बता देना है कि जो आप सीखते हैं या लर्निंग करते हैं उसकी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक डी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि अनुकरण भी इसकी प्रक्रिया को प्रभावित करता है, प्रशंसा और निंदा भी प्रभावित करता है और प्रतियोगिता भी प्रभावित करती है। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं सीखने में प्रभावित करती हैं। अगले प्रश्न के साथ हम आएंगे, बालक के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका हो जाएगा बालकों की प्रेरणा, सीखने की प्रेरणा के रूप में जो उपयोगी माना जाता है, सबको माना जाता है, उपरोक्त सभी को माना जाता है। अगला प्रश्न आपका होगा, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। किसका नहीं करते हैं आपको बताना है। छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। क्या आप नहीं करेंगे? 15 नंबर आपका है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक प्रशंसा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना होगा। आपको यह नहीं करना है क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नकारात्मक सिद्ध हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगम कार्य अवरुद्ध भी हो सकता है। इसलिए अधिक प्रशंसा नहीं करनी है बच्चे की कक्षा अधिगम में। अगला प्रश्न आपका होगा, जो भी दोस्त आपके हैं उनसे भी कह दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। आप जानते हैं यहाँ पे बुद्धि में सृजनात्मक का जो संबंध पाया जाता है वह आपका पाया जाता है, दोनों अलग अलग संप्रदाय है, बुद्धि और आपका जो होता है सृजनात्मकता, अलग अलग संप्रत्यय हैं दोनों, लेकिन धनात्मक संबंध इसमें पाया जाता है। आप जानते हैं जो पॉजिटिव होता है वही संबंध पाया जाता है। बुद्धि के बढ़ने पर सृजनात्मकता बढ़ती जाती है और घट जाती है तो सृजनात्मकता भी घट जाती है। तो बढ़ने पर क्या होता है, वो बढ़ जाती है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये समावेशी कक्षा है, तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते। तो आपका हो जाएगा 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको अनुशासन बनाए रखने के लिए आपको नॉलेज भी होना चाहिए, शिक्षण को रोचक और व्यावहारिक बनाना चाहिए, जिससे बच्चे और अच्छी तरह से सीखें और उसमें रुचि प्रदर्शित करें।
तो उसमें जो होगा आपका अनुशासन बना रहेगा और बच्चे भी अच्छे से सीखेंगे और सीखने का प्रयास भी करेंगे। शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप डैश 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 होते हैं। मूल प्रवृत्तात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। क्या होते हैं हमको बताना है। इसमें शैशवावस्था में शिशु के अधिकांश व्यवहार जो होते हैं उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। यदि उसको किसी भी बात पर क्रोध आ जाता है तो उसको वाणी या क्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था में बच्चे की क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तात्मक होते हैं। जिन विद्यालयों में समावेशित समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित होना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें क्या होगा, क्योंकि समेकित विद्यालय में जो होते हैं शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना और संबंधित शिक्षण प्रक्रिया की जानकारी होना आवश्यक होता है। तो आपका ए होगा राइट आंसर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। आप ए आंसर के साथ चलेंगे और सही का निशान लगाएंगे या टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। औसत बुद्धि के बच्चों को, ग्रामीण बच्चे को, अध्ययनशील बच्चे को, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। तो आप 20 के साथ चलेंगे। कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को समायोजन की समस्या रहती है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हो जाएगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका कुछ प्रश्नों का सेट था जो आपका समाप्त हो रहा है। और वीडियो आप लोग लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें जिससे आने वाले किसी भी 1-2 प्रश्न आपका मिल जाएगा। तो जिसके पास भी आप शेयर करेंगे उसका भी बेनिफिट हो जाएगा और फायदा हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको वीडियो लगातार मिल रहे हैं। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।